हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट के सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का अगला पार्ट। चलिए हम आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ऑप्शन है आंत प्रज्ञ अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो ये आपके चार ऑप्शंस है। इसमें अगर हम देखेंगे, अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हम लोग देखें ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं दी हैं जो कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ब्रूनर ने तीन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, या फिर बोल सकते हैं तीन प्रकार के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाया है। ठीक है, जिसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, आंत प्रज्ञावस्था। ये अवस्था जो है कि ब्रूनर से न रिलेट करके आपका जो जीन पियाजे हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो बाकी के तीन अवस्थाएं जो हैं ये हमारे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को तीन स्तरों में बांटा है। पहला आपका क्रियात्मक अवस्था है, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, तीसरा संकेतात्मक अवस्था है। इनएक्टिव स्टेट, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज। अब एक एक करके देखते हैं कि इन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला इनएक्टिव स्टेज, जिसे हम लोग क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, यह क्या होता है, जन्म से 18 यानी बोल सकते हैं जन्म से लेकर 18 मंथ की जो अवस्था होती है इसमें आएगी। ठीक, इसमें जो बच्चे होते हैं इनकी शारीरिक क्रियाएं जैसे हाथ पैर हिलाना, वस्तु को पकड़ना के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका इस अवस्था में क्या हो जाएगा, जन्म से 18 वर्ष प्लस बच्चे जो होते हैं अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं आइकनिक स्टेज। ठीक, यह होगा आपका 18 मंथ से लेकर 6 से 7 वर्ष के बीच तक का। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें बच्चा जो होता है उसकी मानसिक छवियां, ठीक, यानी बोल सकते हैं वो इमेज और चित्रों के माध्यम से जानकारी को समझता है। यानी कि जैसे को आसपास की जो भी चीजें होती हैं उसको देखकर बोल सकते हैं सीखने का प्रयास करता है। ठीक, अगला हमारा है तीसरा संकेतात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। ठीक, इसमें क्या है, 7 वर्ष से ऊपर के सभी बच्चे इसमें आएंगे। इसमें जो बच्चा होता है भाषा हो गया, ठीक है, भाषा के साथ साथ तर्क हो गया, तर्क के साथ साथ गणितीय संकेतों का उपयोग करके सीखना शुरू कर देता है। तो ये है हमारे तीनों अवस्थाएं जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में ब्रूनर ने समझाया है। ठीक, और इन तीनों अवस्थाओं के अलावा जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया है वो है आंत प्रज्ञ अवस्था, जो कि यह रिलेट करता है हमारे किससे, जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। ठीक है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। ऑप्शन आपका है गोलमैन, अगला है स्पीयरमैन, ठीक, इसके बाद है जॉन मेयर, फिर उसके बाद है गार्डनर का। ठीक, इसमें अगर हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो ये पहले हम देखेंगे बहुविमात्मक प्रज्ञा क्या होता है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बहुविमात्मक प्रज्ञा को हम लोग बोलते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, जिसको दिया था गार्डनर ने दिया था। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो कि गार्डनर से संबंधित है उसी को हम लोग बहुविमात्मक प्रज्ञा भी बोलते हैं। इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बहुविमात्मक प्रज्ञा, जिसको हम बहुबुद्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक, अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड्स। ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, किसकी बुक है, तो आपको याद रखना है आपका ये गार्डनर की बुक है। ठीक है, गार्डनर ने क्या किया था, 7 प्रकार की बुद्धि को बताई थी। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा है वैयक्तिक परबुद्धि, दूसरा है वैयक्तिक स्वबुद्धि, तीसरा है संगीत बुद्धि, चौथा है शरीर गतिकी बुद्धि, पांचवा है स्थानिक बुद्धि, छठवां है तार्किक गणितीय बुद्धि, सातवां है भाषाई बुद्धि और 8वां है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक, पहला है वैयक्तिक परबुद्धि। वैयक्तिक परबुद्धि को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसमें जो बालक होता है स्वयं पर न बल्कि दूसरे की बुद्धि को या फिर बोले दूसरों की बातों को समझता है या उसके बातों पर कुछ भाव को एक्सप्रेस करता है, तो इसमें आपका वैयक्तिक प्रबुद्धि हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा है, वैयक्तिक स्वबुद्धि। वैयक्तिक स्वबुद्धि को हम लोग इंट्रापर्सनल बोलते हैं। इसमें बालक स्वयं के कह सकते हैं स्वयं की बातों को या फिर स्वविवेक से किसी भी डिसीजन को लेना, तो ये आपका वैयक्तिक स्वबुद्धि में आ जाएगा। इसमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा संगीत बुद्धि।
या जिसको हम लोग म्यूजिकल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, जो बालक होता है उसके पास लय और सुर की समझ होती है, लय और सुर की समझ होती है। ठीक, अगला हमारा शरीर गत की बुद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, जो बालक होता है उसके शरीर पर नियंत्रण, जैसे खिलाड़ी होना या डांस करना, तो डांस में बहुत सारे स्टेप्स को कर सकते केयरफुली करना होता है। वैसे ही कोई अगर मान लेते हैं खिलाड़ी है तो उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का इतना एक्टिव होना, जिस भी फील्ड का वो खिलाड़ी होगा, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, शरीर गत की बुद्धि में रखते हैं। अगला हमारा है स्थानिक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कह सकते हैं, उनका जो मेंटल कह सकते हैं मैप बनाने की क्षमता, या चित्रों को समझने की क्षमता, या बोल सकते हैं कि चित्रों के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट को सीखने की क्षमता होती है, उसको हम लोग स्थानिक बुद्धि में रखते हैं, जिसको हम लोग स्पेशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, स्पेशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें मानसिक कल्पना और चित्रों को समझने की क्षमता होती है। अगला हमारा तार्किक गणितीय बुद्धि, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लॉजिस्टिक या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, बच्चा तर्क करना और गणना करना इन सबको सीखता है, तो हम कह सकते हैं इसमें आ जाएगा। अगला हमारा भाषाई बुद्धि। ठीक है, तो भाषाई बुद्धि क्या होता है, यानी जो बालक होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं लिंग्विस्टिक, जो शब्दों और भाषा के ज्ञान का अर्जन करता है, तो वो किस में आ जाएगा, लिंग्विस्टिक में आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा लास्ट है जो कि नया है, जैसे अच्छा आपको पहले बताया 7 होता है, लेकिन बाद में इसको 8 भी किया गया है, आज के डेट में इसको 9 के नाम से भी जाना है, मतलब 9 हो चुके हैं। ठीक है, तो 8वां कौन सा आपका हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगा, जिसको हम नेचुरलिस्टिक बोलते हैं। इसमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनाशीलता को दिखाता है, या फिर बोल सकते हैं जो भी बालक होगा वो प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील होगा, तो किस में आ जाएगा, नेचुरलिस्टिक में या प्रकृतिवादी बुद्धि में आ जाएगा। ठीक है, या प्राकृतिक बुद्धि में आ जाएगा। ठीक, तो आपको इतनी बातें याद रखना है गार्डनर से, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम गार्डनर से रिलेटेड या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपको अगर ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रहेगा तो आगे के आपके बहुत सारे सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर इसके पीछे हम देखें और सारे जो ऑप्शन थे उसका क्या मतलब है, तो अगर हम एक एक को समझने का प्रयास करें तो जो गोलमैन थे इन्होंने क्या किया था, ये मुख्य रूप से सामवेगिक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है सामवेगिक बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि के लिए कौन आपके लिए रहेंगे, गोलमैन रहेंगे। ठीक है, अगला हमारा स्पीयरमैन है, इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। आपको याद रखना है द्विकारक सिद्धांत, पिछले वीडियो हमने इनके बारे में आपको बताया भी था। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसको हम लोग कौन से 2 नाम से जानते हैं, एक था आपका जी फैक्टर था या फिर बोल सकते हैं जनरल, और दूसरा था एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक। ठीक है, यानी कि जी और एस तत्व के नाम से इन्होंने 2 सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक, अगला हमारे जॉन मेयर है, ये किनसे संबंधित है, तीनों ने पीटर सालोवे के साथ मिलकर सामवेगिक बुद्धि शब्द को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि इन्होंने क्या किया, सामवेगिक बुद्धि शब्द को परिभाषित किया था। ठीक है, 3 ऑप्शंस के बारे में आपको याद रखना है, हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन आपको मैच का एक क्वेश्चन बनेगा, मैचिंग वाले 2 कॉलम का, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां और स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है, और बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ठीक, तो अगर इन 4 ऑप्शन में आएंगे तो आपको पहले ही बताया कि बुद्धि बहुआयामी होता है, यानी कि कह सकते हैं जो इंटेलिजेंस होते हैं वो मल्टीपल डायरेक्शन में हो सकते हैं, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धि होती है, जो आज के डेट में 8 भी मानी जाती हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। परंतु वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के कारण इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। यानी कि यहाँ से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आया
कि जो बुद्धि होती है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है किससे, हमारे वंशानुक्रम तथा वातावरण से। तो ये क्वेश्चन इससे अभी अगले कुछ क्वेश्चन के बाद ऐसे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे भी। इस बात को आपको याद रखना है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव से बुद्धि कह सकते हैं, फिर इंटेलिजेंस जो सकते हैं प्रभावित होते हैं। ठीक, तो गार्डनर का यह मत है कि सभी सातों प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतःक्रिया करती हैं, फिर भी ये मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसलिए कोई भी मानक बुद्धि परीक्षण किसी एक योग्यता को ही माप सकता है, न कि सभी प्रकार की योग्यताओं को। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई बालक जो है वो स्पोर्ट में बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर स्पोर्ट में अच्छा है तो और साथ ही साथ मान लेते हैं वो खाना बनाने में बहुत अच्छा है, खाना बनाने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको अगर हम जब भी मापेंगे तो स्पोर्ट के लिए हम अलग तरीके का टेस्ट लेंगे और खाना बनाने के लिए अलग तरीके का टेस्ट लेंगे। हम ऐसा कोई एक टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते इसमें दोनों का यहाँ पर हमारा कह सकते हैं माप अच्छी तरीके से आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे अलग अलग फील्ड में कह सकते हैं इंटेलिजेंसी होती है। हम उनके सारे इंटेलिजेंसेस को एक टेस्ट से नहीं माप कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेंगे तब जाकर हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापक के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो अगर इसमें आप देखेंगे बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापक। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, जैसा कि हमने पढ़ा है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत को ही हम लोग बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, जिसको किसने दिया था, तो आपको इस बात को याद रखना, हार्वर्ड गार्डनर ने इसको दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने 7 या 8 प्रकार की बुद्धि या इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, जिसको हमने अभी पिछले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो यानी कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास में किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाएं, यानी कितनी हम परीक्षाएं ले लेंगे उसके द्वारा अगर हम संज्ञानात्मक विकास को अगर हम मेजर करेंगे तो ये बहुत सही तो होगा नहीं। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों का सुदृढ़ बनाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला एक समृद्ध और विविधापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हमको संज्ञानात्मक विकास को अगर हम बोलें उसको मेजर करना है, मापना है, तो हमको इस तरीके समृद्ध और विविधापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना होगा, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास और अच्छा होगा। ठीक, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में होता है। वाइगॉत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ये भी याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगॉत्स्की ने दिया। ठीक, इन्होंने व्याख्या किया है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में यानी घर में। तो यहाँ पर आपको याद रखना, संज्ञानात्मक विकास को अगर हमको अच्छे तरीके से परिभाषित करना है या फिर बोलें कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि स्कूल में ही बच्चों को हम अच्छे तरीके से संज्ञानात्मक विकास जितने भी होते हैं उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है, जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता
क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ठीक है, अगर हम इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और पीछे के एक्सप्लेनेशन को अगर हमने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, यानी कि बहुत सारी विधियों को एक रूपरेखा की तरह बनाएं और कैसे ऑप्शनल बहुत सारे ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे हम किसी भी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा सकें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे ताकि शिक्षक विभिन्न विधियों से छात्रों को सीखने के लिए उचित वातावरण तैयार कर सके। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। बहुविधि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ठीक है, यानी कि इसमें निगेटिव चूज करना है कि जो तीनों से अलग हो जाएगा। तो यानी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। अगला हमारा है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन है कि विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला आपका ऑप्शन है विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसका कौन सा वाला आंसर हो सकता है सही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बी वाला क्या बोलता है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। 133 का बी वाला हमारा सही होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत यह निहितार्थ प्रस्तुत करता है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, यह सही नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, शारीरिक गतिबोध, भाषाई, संगीतमय और स्थानिक। तो आपका बहुविधि सिद्धांत जो गार्डनर ने दिया था 8, उसमें से एक है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे बच्चा यहाँ पर गायन की बात करता है तो उसका हमारा संगीतमय वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बच्चे में म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीत में बुद्धि उच्च स्तरीय थी, संगीत में बुद्धि के कारण ही वह संगीत के सूक्ष्म भेदों को समझ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। आगे देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत और वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उसने बोला कि अपने शिक्षार्थियों विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यानी कि अलग अलग कार्यों को कह सकते हैं करती है जिससे वो शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट कर सके। तो इसमें हमारा गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए यदि वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 7 प्रकार की होती है और प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई विशेष प्रकार की बुद्धि होती है, उसी अनुसार वह अपना विकास करता है। ठीक, आगे चलते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला आपका है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। अगला है सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में थे, आपका पहला ऑप्शन कौन सा है?
ए, ठीक है। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना हमारा करेक्ट हो जाएगा। गार्डनर के म्यूजिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वाला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति में ध्वनि संबंधी जागरूकता होती है। ऐसे व्यक्ति में ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व हेर फेर करना आदि गुणों का होना निश्चित रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, ठीक है। इसमें अगर आपको देखेंगे ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि और सहयोग की नैतिकता, ठीक है। अगर इसका आप क्वेश्चन में आंसर देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि। तो यानी कि आपको याद रखना स्टर्नबर्ग ने भी तीन सिद्धांत दिया है, त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है बुद्धि से रिलेटेड, जिसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। संदर्भगत उपसिद्धांत, अनुभवजन्य उपसिद्धांत और घटक उपसिद्धांत। तो संदर्भगत उपसिद्धांत में वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन को बताता है और अनुभवजन्य उपसिद्धांत में अनुभवों से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित है और घटक उपसिद्धांत में विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता है, ठीक। तो इसमें से जो हमारा पहला वाला है वो वाला हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा पहला वाला व्यवहारिक बुद्धि सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? पहला है यह यह शोध आधारित यहाँ पर होगा, यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये आपका इनसे संबंधित नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपके तीनों आंसर क्या हो जाएंगे, इनसे संबंधित हो जाएंगे। किससे? आपके बहुविधि सिद्धांत से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि बहुविधि सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है, ठीक है। और इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि दिया था। आपने इस बात को इतनी बार सुना होगा कि अब तक इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, ठीक। पहला ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, दूसरा है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, अगला है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो लिखा क्या है कि त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय। तो यहाँ पर जो केवल लगा है तो इस वजह से हमारा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के अंतर्गत संदर्भात्मक उपसिद्धांत, अनुभवजन्य उपसिद्धांत और घटक उपसिद्धांत शामिल है। इन तीनों उपसिद्धांतों के अनुसार क्रमशः अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन, अनुभवजन्य व्यवहारिक ज्ञान तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमताएं विकसित होती है। अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, यानी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण और पृथक्करण, ठीक। तो आपको याद रखना कॉन्सेप्ट अगर आपको डेवलप करना सबसे पहले आप किसी चीज़ को देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उसको देखेंगे तभी तो आप उसको सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आपका प्रत्यक्षीकरण सही हो जाएगा। तो यानी कि संप्रत्यय यानी कि संकल्पना निर्माण का सोपान निम्न है। प्रत्यक्षीकरण पहला होगा, फिर विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण और अतः संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होगा प्रत्यक्षीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपका PYQ है। अगले क्लास में हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।